सो एनवायरमेंटल लॉ के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल लॉ विच इज प्रिंसिपल्स अंडर एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ में हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ना होता है और इन प्रिंसिपल्स का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट। राइट, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जिन्हें टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस के माध्यम से इन प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन की बात कही है, इनके इंपॉर्टेंस की बात करी है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। दूसरा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और तीसरा है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। राइट, principles of environmental law या principles under environmental law। पहला polluter pays principle। सेकेंड वन इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और तीसरा है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। एग्जाम में कई बार इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रेम होते रहे एंड आई मस्ट से कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। शॉर्ट नोट्स यहां से पूछा जा सकता है अबाउट पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। तो हो सकता है कि शॉर्ट नोट लिखने को आए इन तीनों प्रिंसिपल्स के ऊपर या किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। राइट, तो इस वीडियो लेक्चर में हम केवल और केवल पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और अपने नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम बात करेंगे सेपरेटली अबाउट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। और एक वन शॉर्ट वीडियो में हम इन तीनों ही प्रिंसिपल्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे फॉर रिवीजन पर्पस। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विथ पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। अगर आप इस प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़ते हो, इसे प्रोनाउंस करते हो, तो ये प्रिंसिपल आखिर क्या कहता है ये आपको आइडिया हो जाएगा। राइट, पॉल्यूटर पे और प्रिंसिपल। नाउ हु इज पॉल्यूटर? पॉल्यूटर कौन है? तो हमने ये जाना कि जो पॉल्यूटर है ही कैन बी एनीबडी, ये कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, कोई फर्म हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकता है या कोई कंपनी हो सकता है। So when we talk about the word polluter, हम यहां किसी एक स्पेसिफिक या किसी एक पर्सन को रेफर नहीं करेंगे। We are referring to all those bodies, हम उन सभी पर्सन्स को रेफर करेंगे जो हमारे एनवायरमेंट को उसके किसी भी फॉर्म में पॉल्यूट करते हैं।
राइट राइट पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी एक ऐसा प्रिंसिपल जो पॉल्यूटर को रिस्पॉन्सिबल बनाता है फॉर हिज और हर एक्टिविटीज। इफ देयर इज अ पर्सन जो हमारे एनवायरमेंट को उसके किसी भी फॉर्म में पॉल्यूट करता है अपने एक्टिविटीज के माध्यम से, तो उस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए वही लायबल है, एंड दैट बॉडी हैज टू पे कॉम्पनसेशन, क्योंकि उसके लिए कौन लायबल है, वही लायबल है। तो ये जो प्रिंसिपल है अपने आप में ये कंफर्म करता है कि जो पॉल्यूटर है, पॉल्यूटर मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। Polluter must bear the cost of environmental pollution. Right. Polluter, you are solely liable for environmental pollution, so you have to bear the cost of environmental pollution and its degradation. तो एक प्रकार का लायबिलिटी फिक्स करना इस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव है। इस प्रिंसिपल का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये पता लगाया जाए कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन का आखिर मेन सोर्स क्या है। इट मीन्स cost of environmental pollution should be bear by industrialists, right? Polluter pays principle is the commonly accepted practice that those who produce pollution, यानी वो जो किसी भी तरह से pollution करेगा, प्रदूषण करेगा, should bear the cost of managing it, फिर उसे कॉस्ट बियर करना होगा ताकि मैनेज किया जा सके जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन उसके एक्टिविटीज के रिजल्ट में हुई हैं उन्हें मैनेज किया जा सके, उसे अकाउंटेबल बना के बाय बियरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और साथ ही साथ प्रिवेंट किया जा सके उसे टू cause any kind of damage to human health and environment. तो एक प्रकार का अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाता है इस प्रिंसिपल के माध्यम से। As a matter of fact, this principle was accepted and included in Principle 4 of Stockholm Declaration 1972. तो सबसे पहली बार स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 के प्रिंसिपल 4 में इसे एक्सेप्ट किया गया, इसे इंक्लूड किया गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट कर लो। इट वॉज फर्स्टली एक्सेप्टेड एंड इंक्लूडेड इन Principle 4 of स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके एक्चुअल रिकॉग्निशन के बारे में बात करें, इसके एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में बात करें, इट वॉज लीगली एंड इंटरनेशनली recognized as substantive principle of environmental law in Principle 16 of Rio Declaration 1992। लेकिन इसे लीगली रिकॉग्नाइज किया गया एंड इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया अंडर प्रिंसिपल 16 ऑफ रियो डिक्लेरेशन 1992।
राइट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के रिस्पेक्ट में अगर हम इस प्रिंसिपल की बात करें तो हमारा जो सेक्शन 3 और सेक्शन 5 है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, वो इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करता है एज अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसी टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो बेसिकली हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 और सेक्शन 5 में पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का रिकॉग्निशन मिलता है। और ये क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट के पॉलिसीज का एक हिस्सा है, गवर्नमेंट का ये एक ऑब्जेक्टिव है ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके और उसके सोर्स का पता लगाया जा सके और जो पॉल्यूटर है उसे अकाउंटेबल बनाया जा सके, उसे उसके एक्टिविटीज के लिए लायबल बनाया जा सके, उसे पनिश किया जा सके इन इकोनॉमिक फॉर्म by making him liable to pay the compensation, to fill the gap, to manage the gap which have arisen because of environmental pollution। क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हमें कुछ इस तरह से अपने लिमिटेड, अपने स्कार्स रिसोर्सेज को मैनेज करना है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है ताकि हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है वो इसे अच्छे तरीके से एंजॉय करे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट हो सके। साथ ही साथ वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर द फ्यूचर जनरेशंस, हमें फ्यूचर जनरेशंस के भी नीड को ध्यान में रखते हुए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हमने इन सभी पहलुओं के बारे में, इन सभी फैक्ट्स के बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है। The object of polluter pays principle is to prevent cause, यानी जो मेन कारण है उसे ही प्रिवेंट किया जाए, which is likely to result in damaging the environment। तो the cause, the reason because of which environment is polluting, उसका पता लगाया जा सके और उस कॉज को रोका जा सके, उसे प्रिवेंट किया जा सके at its source, so that damage does not occur। and how it is possible, तो ये पॉसिबल इस तरह से है कि जो पोल्यूटर है हम उसे अकाउंटेबल ठहरा दें, हम उसके ऊपर इकोनॉमिक पनिशमेंट इंपोज करें। राइट। अब एक लीडिंग केस है हमारे पास, वो है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। दिस इज द केस which you have to refer whenever you will describe polluter pay principle। जब कभी भी आप polluter pay principle को डिस्क्राइब करोगे तो वहां आपको इस केस को रेफर करना है, which is MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि polluter pay principle has been recognized as fundamental objective of government environmental policy।
Now, when we talk about different government environmental policies, जब हम गवर्नमेंट के डिफरेंट एनवायरमेंटल पॉलिसीज की बात करेंगे in regards of preventing environmental pollution and what and appreciating the environmental preservation, तो जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है उस पॉलिसी को अचीव करने के पीछे वो है polluter pay principle, because we have to establish accountability. हमें अकाउंटेबिलिटी को स्टेब्लिश करना होगा. जब तक हम लायबिलिटी को फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते. The court said that a person guilty of causing pollution has to pay damages for restoration of environment and ecology. यानी वो व्यक्ति जिसने environmental pollution उसके किसी भी फॉर्म में किया है, जब तक हम उसे अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे और जब तक वो डैमेजेस नहीं पे करेगा तब तक उसके एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से जो गैप आया, जो डिसबैलेंस क्रिएट हुआ हमारे एनवायरमेंट में, उसे हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे. राइट. तो ये है एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस. एक और केस हमारे पास विच इज रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में एपेक्स कोर्ट ने यह क्लियर किया कि ये जो प्रिंसिपल है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, इसे हमें गलत वे में नहीं समझना चाहिए. वी शुड नॉट मिसअंडरस्टूड इट. कैसे? एक तरफ वो पर्सन जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, हम केवल क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कॉम्पनसेशन इंपोज कर दे रहे हैं. ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हम उसके अगेंस्ट नहीं ले रहे हैं. तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम उसे दूसरा मौका दे रहे हैं कि आप जाओ एनवायरमेंट पोल्यूट करो, कॉम्पनसेशन पे कर देना एंड आपको कुछ नहीं होगा. तो ऐसा कुछ है नहीं. इसे ही क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है वो वैरी करेगा. और ये जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है वो ना तो इतना कम होगा कि कोई भी आए आसानी से एनवायरमेंट को पोल्यूट करे, कॉम्पनसेशन पे करे और चला जाए. जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है इट मस्ट बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट. इट इज डिस्क्रिशनरी पावर and it should be fixed depending upon the circumstances of the case, depending upon the extent of damage to the environment. Right? तो ये कहा गया रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में. एक और केस है हमारे पास वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे पास जो दो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ये क्या है, हमारे एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है. These principles have been accepted as part of law of land. यानी ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जरूरी हिस्सा है. क्योंकि एक तरफ जहां हमारा आर्टिकल 21 है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A G को ऐड किया है.
क्योंकि जब हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, तो यहां हम केवल ह्यूमन बींग्स तक अपने आप को लिमिटेड नहीं रखते हैं, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जिसमें वाइल्ड लाइफ भी क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, तो यही कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि ये जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, और ये जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है, ये एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस का एक वाइटल पार्ट है। और हम इन दोनों प्रिंसिपल्स को एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस के आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, यानी हम इन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे। These are the vital parts of environmental jurisprudence. Right. और इस प्रिंसिपल को ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट कर लिया गया है। आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG is the example of these principles. तो ये था शॉर्ट वीडियो ऑन पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करी है। अगर मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लग रहा है कि वाकई में आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है इस वीडियो को देखकर, तो प्लीज सपोर्ट मी, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके कोई थॉट्स हैं, कोई ओपिनियन है, कुछ भी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर का आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी लॉ ऑफ थॉट्स के ऊपर एक वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर एक वन शॉट वीडियो है जिसमें मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सभी सेक्शंस को सीक्वेंस वाइज कवर किया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के ऊपर वन शॉट वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखो। आई एम श्योर कि ये वीडियोस आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने में फ्रूटफुल साबित होंगे। विद दिस होप, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। So, we are dealing with principles of environmental law. हम principles of environmental law इस टॉपिक से डील कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में बात कर लिया है विद लीडिंग केसेस। आई होप कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। With this hope, I am going to cover the another important principle which is precautionary principle. अच्छा, इन सभी प्रिंसिपल्स को प्रोपाउंड करने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिजर्वेशन। हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, उसे प्रिवेंट करें और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन पर फोकस कर सके, ताकि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा रहे। बेसिकली इन तीनों ही प्रिंसिपल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ले डाउन किया गया। हमने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को डिटेल में कवर किया है। इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी ये जो वर्ड है ये प्रिकॉशन वर्ड से बना हुआ है। प्रिकॉशन का मतलब होता है टू बी अटेंटिव, सावधान रहना या सावधानी पूर्वक। प्रिंसिपल विच मेक्स यू अकाउंटेबल वो है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल।
Principle which gives you the sign of being attentive, कि आप सावधान रहो, वो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। किसके रिस्पेक्ट में प्रिकॉशन लेना है, किसके रिस्पेक्ट में हमें सावधानी बरतना है, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रिस्पेक्ट में वी हैव टू बी कॉन्शियस, वी हैव टू बी प्रिकॉशियस। आइए इस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को हम डिटेल में लीडिंग केसेस के माध्यम से समझते हैं। Precautionary principle has received legal recognition in almost all the international instruments. Precautionary principle को लगभग जितने भी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, उसमें इसे लीगल रिकॉग्निशन दिया जाता है, एंड हैज नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और ये जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, उस यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी यूएनईपी का इंटीग्रल पार्ट है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। यूरोपियन कम्युनिटी हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल इन बर्जन डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1990। तो बर्जन डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1990 में यूरोपियन कम्युनिटी के द्वारा इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया, and reiterated that environment related actions should be prevent and suppress harmful environmental factors। यानी इसी बर्जन डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1990 में यह कहा गया कि जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्शंस हैं, उन्हें सबसे पहले हम प्रिडिक्ट करें, वी शुड प्रिडिक्ट। Should first be predicted, बर्जन डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1990 में यूरोपियन कम्युनिटी के द्वारा इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जाता है, और ये कहा जाता है इस प्रिंसिपल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्शंस हैं उन्हें प्रिडिक्ट किया जाए, उन्हें प्रिवेंट किया जाए, और जो भी हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उन्हें सप्रेस किया जाए, उन्हें रिमूव किया जाए। ये लाइन आपको जरूर लिखना है अगर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आता है, तो कहीं ना कहीं हम सावधान हो रहे हैं, वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस, बिकॉज हमें यहां पर अटेंटिव रहना है, हमें प्रिडिक्ट करना है एनवायरमेंट रिलेटेड एक्शंस को, फिर हमें प्रिवेंट करना है, हमें सप्रेस करना है हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, तभी हम एक क्लीन और ग्रीन एनवायरमेंट की परिकल्पना कर सकते हैं। ठीक है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में बी कॉन्सिडर्ड एज स्ट्रैटेजी, ये एक स्ट्रैटेजी है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंप्लीमेंटेशन में ये क्या है, हमारा एक स्ट्रैटेजी है, हमारा एक प्लान है, गोल है।
और इसी से होते हुए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक पॉजिटिव वे दे सकते हैं। That is, in order to achieve the goal of sustainable development के गोल को अचीव करने के लिए प्रिकॉशन हैज टू बी टेकन, हमें सावधानी बरतना होगा। जो भी हमारे पास आज अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रिजर्व करते हुए फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और कहीं ना कहीं आप देखो, हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में यही कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट रिलेटेड एक्शंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फिर हम हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को प्रिवेंट कर रहे हैं, उन्हें सप्रेस कर रहे हैं। केस हमारे पास रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Research Foundation for Science versus Union of India. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये ऑब्जर्वेशन दिया कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जनरली डिस्क्राइब्स एन अप्रोच। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बेसिकली उस अप्रोच की बात करता है टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, जिस अप्रोच को अडॉप्ट करके हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, or human health based on precaution even when there is no clear evidence of harm or risk of harm from an activity or substance. तो basically if there is no clear evidence, अगर हमारे पास इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है कि this activity may lead to environmental pollution, तो भी हमें अपने आप को सावधान करना है। We have to be attentive. We have to take care all those precautions, ताकि इनडायरेक्ट वे में भी किसी प्रकार का कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो पाए। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर इट इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो प्रिंसिपल है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है एंड प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पेसिफिक एनवायरमेंटल हजार्ड्स बाय अवॉइडिंग और रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क बिफोर स्पेसिफिक हार्म्स और आर कॉज्ड। तो बेसिकली इन रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यही कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर हमने इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है, और हमारे पास भले ही कोई क्लियर एविडेंस ना हो कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी किसी प्रकार से कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर सकती है, तो भी हमें अटेंटिव रहना होगा। वी हैव टू बी कॉशियस, ताकि इनडायरेक्टली भी किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन ना हो सके। राइट। बिगिनिंग विद वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, Supreme Court explicitly recognized the precautionary principle as a principle of environmental law in context of India in a number of subsequent cases. तो वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशंस दिया उन्हें ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को नंबर ऑफ केसेस में इसके इंपॉर्टेंस को बताया। जस्टिस कुलदीप सिंह ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुलदीप सिंह ने वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इन रूल्स को लेट डाउन किया विद रिगार्ड्स टू प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स। यानी यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट केस है वो है वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर
फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जस्टिस कुलदीप सिंह ने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लेट डाउन करा और उनका यह मानना था कि अगर हमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को सक्सेसफुली अप्लाई करना है तो वी मस्ट बियर इन आवर माइंड दीज रूल्स। पहला, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज are supposed to anticipate and then prevent the cause of environmental degradation. They are supposed to check the activity which is damaging for environment. तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें लोकल लेवल से शुरुआत करना होगा और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेट करना होगा, प्रिडिक्ट करना होगा कि किस एक्टिविटी से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। उन्हें चेक करना होगा कि विच एक्टिविटी इज कॉजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दूसरा, mainly because there is a lack of scientific knowledge as to whether a particular activity is causing degradation, it should not stand in way of government. और केवल इस फैक्ट के चलते कि हमारे पास क्लियर एविडेंस नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी किसी प्रकार से एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए लायबल है या नहीं है, वी शुड नॉट स्टेप बैक। वी हैव टू टेक ऑल दोज प्रिकॉशंस ताकि इनडायरेक्टली भी किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन ना हो। दूसरा ये रूल है। तीसरा, The onus of proof is on the actor, यानी वो व्यक्ति जो किसी प्रकार से कोई एक्टिविटी कर रहा है, ओनस ऑफ प्रूफ जो है उसके ऊपर है, यानी उसे ये प्रूफ करना होगा कि उसके उस एक्टिविटी से किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है और वो जो एक्टिविटीज कर रहा है वो एक्टिविटीज क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के उद्देश्य में जब हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करेंगे तो हमें कुछ प्रिकॉशंस जिन्हें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला है कि जो डिसीजन है शुड बी बेस्ड ऑन बेस्ट पॉसिबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिस्क। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक। कोई भी प्रिकॉशन लेने से पहले हमें क्या करना है, जो बेस्ट पॉसिबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, बेस्ट पॉसिबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे और हम रिस्क के एनालिसिस के बाद ही किसी प्रकार का कोई प्रिकॉशन लेंगे। दूसरा, when there is uncertainty but potentially serious risk exists, अगर किसी प्रकार का अनसर्टेनिटी है यानी हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं लेकिन हाँ चांसेस हैं कि किसी प्रकार का कोई सीरियस रिस्क हो सकता है, तभी भी हमें क्या करना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स को उस समय पर क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए उसे हमें लेना होगा। तीसरा, किसी भी एक्टिविटी के चलते इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होगा उसे हमें ध्यान में रखना होगा। इकोलॉजिकल इंपैक्ट शुड बी गिवन पैरामाउंट कंसिडरेशन, यानी जो मोस्ट फोकस एरिया होगा वो होगा इकोलॉजिकल इंपैक्ट शुड बी गिवन द मोस्ट पैरामाउंट कंसिडरेशन, more so when resources are non-renewable or when the result is irreversible। अगर जो रिसोर्सेस हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं और हमने कोई एक्टिविटी किया जिसके वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ और वो जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ उसे हम किसी प्रकार से काउंटर डाउन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में हमें जो हमारा जो मेजर फोकस एरिया होगा वो होगा इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो चीज, ठीक है, वो चीज होना चाहिए। फिर फोर्थ वन है द डायरेक्शन and the indication of cost should be made directly to the person who, if does not take precaution, can be called upon to meet the expense as
सब्जेक्ट विच में फॉल अंडर हेड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। हम उस पर्सन को डायरेक्ट करेंगे, हम उसे वार्न करेंगे कि आपके किसी एक्टिविटी की वजह से किसी प्रकार का कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो आप बियर करोगे अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हो। केस हमारे पास नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एपेक्स कोर्ट ने कहा कि व्हेन देयर इज स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू लैक ऑफ डेटा और मटेरियल अबाउट द एक्सटेंट ऑफ डैमेज और पोल्यूशन लाइकली टू बी कॉज्ड, देन इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ that the said balance will be maintained must necessarily be on industry or unit which is likely to cause pollution। तो इस केस में बेसिकली ये कहा गया कि अगर हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है, मटेरियल नहीं है और हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा या जो डैमेज होगा वो किस एक्सटेंट तक होगा, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो उसी के ऊपर होगा जो क्या है, सोर्स है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का। यानी कोई इंडस्ट्री हो सकता है, कोई यूनिट हो सकता है और उस केस में वही अकाउंटेबल होंगे अगर उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिया है तो फिर दे हैव टू पे डैमेजेस एंड दिस डैमेज शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, तो रिस्क एनालिसिस के बेसिस पर और बेस्ट पॉसिबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे। राइट, ये था हमारा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। आई होप कि मैं आपको इस प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से समझाने में सफल हो पाया हूं। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आई एम श्योर कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आईडी है ra.jan9827। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव तो प्लीज शो मी योर सपोर्ट। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनवायरमेंटल लॉ के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन दोनों ही टॉपिक्स को डिटेल्ड वे में विथ लीडिंग केस लॉज समझा था। आज इस वीडियो में हम पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। तो अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें इन तीनों ही प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ करके जाना है क्योंकि क्वेश्चन इन तीनों में से कहीं से भी आ सकता है। राइट, या तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इन तीनों ही प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे इन तीनों प्रिंसिपल में से कोई एक प्रिंसिपल डिस्क्राइब करने के लिए पूछ सकता है। तो बेसिकली हमने पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में बात किया था, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में बात किया था और अगर आप मेरे उन दोनों वीडियोस को देखे हो तो आई एम श्योर कि वो दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी होप के साथ आज हम बात करते हैं पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के बारे में।
राइट। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जिस बेसिक अजम्पशन पर बेस्ड है वो ये है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे एयर, वाटर, सी, फॉरेस्ट, ये सभी क्या हैं? ये सभी नेचर के गिफ्ट हैं। इस नेचुरल गिफ्ट को जो हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल है, विच इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट फॉर अस बाय द नेचर। तो इन नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर जो अधिकार है वो सभी लोगों का है, irrespective of their caste, religion, race, sex and region। और किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का प्राइवेट कंट्रोल इन नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इज, राइट। There can be no private ownership over these resources. The principle of trust enjoined a duty upon state to protect these natural resources for the benefit and enjoyment of general public and not to permit private ownership over them. तो ये जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है, बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो हम लिविंग क्रिएचर्स के लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, बैकबोन है, इन नेचुरल रिसोर्सेस पर किसी प्रकार का कोई प्राइवेट कंट्रोल या प्राइवेट ओनरशिप नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेस मस्ट बी यूटिलाइज्ड एंड इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल इन इक्विटेबल मैनर। आप ये भी कह सकते हो, राइट। This principle does not permit the state to transfer natural resources to private parties। और ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये स्टेट को परमिट नहीं करता है कि जो स्टेट है वो इन नेचुरल रिसोर्सेस को ट्रांसफर करे प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में। The principle underlying the doctrine of public trust presupposes that the state holds natural resources as a trustee for the benefit of people who are real beneficiaries of their natural resources property। यानी ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यही क्या है, ये जो पब्लिक इन जनरल है यही क्या है, इन रिसोर्सेज का नेचुरल और रियल बेनिफिशियरीज है। और स्टेट को एज अ ट्रस्टी एक्ट करना चाहिए। स्टेट मस्ट वर्क टुवर्ड्स द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज अमंग द पब्लिक एट लार्ज, राइट। यानी गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड, गवर्नमेंट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू होल्ड दीज रिसोर्सेज ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक and especially for the benefit of future generation। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इज द बेस्ट एंड सुइटेबल एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये तभी पॉसिबल है जब हम इन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्राइवेट कंट्रोल किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथों में ना दे। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो अमंग द पब्लिक एट लार्ज और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ताकि रिसोर्सेज को हम प्रिजर्व करके रख सके अपने फ्यूचर जनरेशन के नीड को फुलफिल करने के लिए। बिकॉज वी नो कि ये जो रिसोर्सेज हैं अगर इन्हें प्रिजर्व नहीं किया गया और इनका जो यूज है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में नहीं हुआ तो एक दिन जरूर आएगा जब ये रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, फिर उस सिनारियो में हम अपना एग्जिस्टेंस खो देंगे। वी कैनॉट इवन प्रिज्यूम
existence of not only human beings but all other living creatures also. Right? एक केस है हमारे पास Fomento Resorts and Hotels Limited. Fomento Resorts and Hotel Limited versus Miguel Martins. ये एक लीडिंग केस है हमारा पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का। आइए इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। इसमें कहा गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं टू कैटेगरीज में। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी ऐसे रिसोर्सेस जिन्हें हम बार बार डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये जो दोनों ही रिसोर्सेस हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इनका अपना सिग्निफिकेंस है, अपना इकोलॉजिकल वैल्यू है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सरसाइज करते हैं, यानी all those persons who exercises their right to use natural resources, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर किसी भी पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने इस राइट को यूज करता है और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, राइट, तो उसकी एक ड्यूटी है कि वो इनका क्या करे, सस्टेनेबल मैनर में यूज करे, यानी वो ये एंश्योर करे कि किसी भी तरह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, as to make sure that others are not deprived of their similar rights, और वो व्यक्ति ये एंश्योर करे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस मैनर में इस्तेमाल करे कि जो दूसरे पर्सन्स हैं, बिकॉज दे टू कैरी देयर राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, वो डिप्राइव ना हो उसके यूज के वजह से, और उसका ये जो यूज है वो किसी भी तरह से एनवायरमेंटल बैलेंस के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले। प्रोफेसर जोसेफ एल शोक्स, आप लिखो, नाम है प्रोफेसर जोसेफ एल शोक्स। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि in order to implement the public trust doctrine, the following restrictions should be imposed on state authorities. प्रोफेसर जोसेफ एल शोक्स ने कहा कि अगर हमें पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के प्रिंसिपल को सक्सेसफुली या इफेक्टिव मैनर में इंप्लीमेंट करना है तो हमें स्टेट अथॉरिटीज के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करना चाहिए, जिसमें से पहला है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं विच आर सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट शुड ओनली बी अलाउड टू बी एक्सप्लॉइटेड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, यानी स्टेट अथॉरिटीज आर ऑब्लाइज्ड कि नेचुरल रिसोर्सेज को केवल और केवल पब्लिक इंटरेस्ट में ही यूज में लाया जाए। इस बात की गारंटी स्टेट अथॉरिटीज दे, यानी इन नेचुरल रिसोर्सेज को आपने एक्सप्लॉइट किया, आपने यूज किया, लेकिन उसके पीछे का जो पर्पस था क्या था, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी था। आपने किसी पर्टिकुलर क्लास, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया नेचुरल रिसोर्सेज का, बल्कि आपने एक वाइडर अप्रोच अपनाते हुए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, पब्लिक इन जनरल के वेलफेयर के लिए आपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। दूसरा, ये जो रिसोर्सेज हैं सेलेबल नेचर के नहीं होने चाहिए एंड किसी भी तरह से स्टेट का ओनरशिप नहीं होना चाहिए। स्टेट केवल ट्रस्टी के तौर पे एक्ट करे। जब कभी भी इन रिसोर्सेज की बात हो, इन नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो, तो स्टेट खुद अपना किसी प्रकार से कोई ओनरशिप ना एस्टेब्लिश करे, स्टेट एज अ ट्रस्टी एक्ट करे। तीसरा, these resources should be protected and used in a manner that they are not completely exhausted so as to preserve them for future generations। साथ ही साथ इफेक्टिव और
एफिशिएंट यूज होना चाहिए इन नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि स्टेट ये इंश्योर करे कि जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल सस्टेनेबल मैनर में हुआ है और ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ है। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया है कि हमने प्रेजेंट जनरेशन के नीड को आसानी से फुलफिल तो किया ही है, साथ ही साथ हमने फ्यूचर जनरेशन के नीड को भी ध्यान में रखते हुए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया है। तो दीज आर 3 restrictions which are required to be imposed upon the state authorities in order to effectively implement the principles of public trust doctrine in the words of Professor Joseph L. Sois. सुप्रीम कोर्ट ने भी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के प्रिंसिपल्स को अपने कई डिसीजंस में इसके इंपॉर्टेंस को बताया है, इसे इंप्लीमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, मेनली जब हम एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ के केस को देखते हैं तो ये क्या है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का ही एक एग्जांपल है। इज अ लैंडमार्क प्रोनाउंसमेंट ऑन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। और ये क्या है, ये जो हमारा पर्टिकुलर केस है एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, इट इज अ लीडिंग एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज अ लीडिंग फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस केस में जस्टिस कुलदीप सिंह ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे एयर, वाटर, लैंड, सी, लेक्स, फॉरेस्ट, ये क्या है, नेचर के यूनिक गिफ्ट है टू मैनकाइंड। और इन नेचुरल रिसोर्सेज पर किसी भी तरह का कोई प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। दीज आर meant only for public use and state is under an obligation to protect them as a trustee, not as owner. ठीक है। The nature and man has always been supplemental to each other and their relationship is everlasting. देखिए, हम ह्यूमन बींग्स और हमारा नेचर, हम दोनों ही एक दूसरे के सप्लीमेंट की तरह हैं, यानी एक दूसरे के पूरक की तरह हैं। और अगर हमारे बीच जो रिलेशनशिप है वो कोऑर्डिनेटिंग नेचर का है तो हम दोनों ही अच्छे से सरवाइव करेंगे। ह्यूमन बींग्स ये जानते हैं कि अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर को एंडेंजर कर रहे हैं। फिर भी ह्यूमन बींग्स अपने ग्रीड के चलते इन नेचुरल रिसोर्सेज का तेजी से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं और उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं अपने रिसेंट डेज में, अपने डेली न्यूज में। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बिन मौसम बरसात हो रही है, अपने रिक्वायर्ड पीरियड से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका है, सी लेवल बढ़ चुके हैं, वेजिटेशन खत्म हो रहा है। ये सभी क्या है, ये सभी कई सारे एग्जांपल्स हैं। And these are nothing but the example of human greed, right? एक और केस है हमारे पास, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड। मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो हमारे वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, कोस्टल जोन्स, ये वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं और क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट के इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट हैं। ये रिसोर्सेस रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। ये हमें इकोनॉमिक और सोशल सर्विस देते हैं and are considered as valuable asset in their natural forms, जैसे कि रिवर्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये क्या है, नेचुरल वैल्यूएबल वेल्थ है और ये वाइटल रॉ मटेरियल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। इन रिसोर्सेस के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो स्टेट अथॉरिटीज का होगा, ओनर के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि ट्रस्टी के पर्सपेक्टिव से। और स्टेट ये इंश्योर करेगा कि these natural resources are subject for the use of public in general, not for the control by the private players over these resources. ठीक है, तो there are many decisions
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट किया है, उसके इंपॉर्टेंस को, उसके सिग्निफिकेंस को बताया है। न्यूमरस डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन हम पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जब कभी पूछेगा तो हमें ये दो केस रेफर करना है। और भी केस आपको पता है तो आप रेफर कर सकते हो, और आप लिख सकते हो इन दी वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर जोसेफ एल सोएक्स, स्टेट अथॉरिटीज आर सब्जेक्ट टू दीज थ्री रेस्ट्रिक्शंस, जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो कैसा लगा ये तीनों प्रिंसिपल्स एनवायरमेंटल लॉ के? अगर आपको ये तीनों प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गया तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आप जैसे दूसरे पर्सन को भी मिले और उन्हें एक अच्छा नॉलेज हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो ओवर द प्रिंसिपल्स ऑफ environmental law. If you found this video informative, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।